नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। व्यापम पेपर लीक मामले में एमपी के सियासत व्यापम पीईबी के माध्यम से होने वाली संविदा शिक्षा वर्ग 3 का प्रश्न पत्र लीक होने एवं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में रही गड़बड़ी के विरोध में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। परीक्षा में गड़बड़ी होने पर एनएसयूआई ने सरकार से की सीबीआई जांच कराने की मांग। एनएसयूआई ने दी सरकार को चेतावनी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने के आदेश जारी करें। सरकार ने जांच के आदेश जारी नहीं किए तो एनएसयूआई सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। पीसीसी कार्यालय में बाहर एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, विगत 3 दिनों पहले जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की परीक्षा थी, उसका जो पेपर है वो लीक हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी जो लक्ष्मण सिंह हैं, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर लीक के स्क्रीनशॉट्स बाहर आए हैं। जिस प्रकार से विगत वर्षों पूर्व व्यापम घोटाला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था, वो हुआ मध्य प्रदेश शासन में, उसमें सीबीआई जांच हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कृषि घोटाला हुआ, जिसको व्यापम घोटाला 2 का नाम दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जिस प्रकार से ये चीज़ें सामने आई हैं, ये व्यापम 3 होने की आशंका जाहिर करती हैं। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ किया जा रहा है, कमीशन खोरी की जा रही है कि ऐसे संस्थान को ये टेंडर दे दिया जाता है एग्ज़ाम कराने का जिसको पात्रता ही नहीं है, और वो संस्थान किसी और संस्थान को उठाकर कमीशन खोरी के लिए दे देता है, अपना आगे टेंडर बढ़ा देता है, वो एग्ज़ाम कराते हैं और कमीशन खोरी करते हैं। लगभग 10 लाख छात्रों का भविष्य कमीशन खोरी के चक्कर में अधर में है। आज इसी मामले को लेकर हम सीबीआई जांच की मांग कराने, मुख्यमंत्री के ओएसडी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग को लेकर यहाँ एनएसयूआई भोपाल के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और शांतिपूर्ण तरीके से आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर सीबीआई जांच के आदेश जारी करें। अगर वे आदेश जारी नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश एनएसयूआई का ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार चलता रहेगा। देशव्यापी हड़ताल में राजधानी भोपाल में इसका असर देखने को मिला है। निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर सभी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों ने नीलम पार्क में 2 दिवसीय हड़ताल पर कर्मचारी हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है, जिसमें कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हैं। हड़ताली साथियों की मांग है कि कॉरपोरेट्स के हितों के अनुकूल जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं उनको अविलंब विराम दिया जाए। श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिता में बांध कर रखा गया है, उसको तुरंत खत्म किया जाए। पौने गाँवों में जो सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। नई पेंशन स्कीम उसको समाप्त कर डीए लिंक पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए। मनरेगा का कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाए, लोगों को और रोजगार दिए जाएं। बैंकों का जो निजीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों पर भी अविलंब विराम दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रॉफिट कमा कर दे रहे हैं। इन बैंकों में करीब 160 लाख करोड़ रुपए आम जनता का जमा है। इसका उपयोग देश के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट लूट के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस सब के बावजूद भी बैंकों को निजी क्षेत्र की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं तो बैंकों में जो 8 लाख करोड़ रुपए का खराब ऋण है, जो अधिकांश राशि इसमें से बड़े बड़े धन्ना सेठों के नाम पर है, इसकी वसूली की जाए। खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर एवं कारगर कदम उठाए जाए। बैंकों में खराब ऋण लेने वालों को अपराधी घोषित किया जाए।
जानबूझकर ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। ये आज जो सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के कॉल पर हड़ताल हो रही है, जिसमें इंश्योरेंस है, बैंक है, पोस्टल है और बाकी सारे सेक्टर्स हैं, उसमें मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग दवाई कंपनियों में सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं, वो भी 2 दिन की हड़ताल पर है। तो हड़ताल में जो मुद्दे हमारे हैं, मेनली श्रम कानून, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिताएँ बनाई है सरकार ने, उसके खिलाफ हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने जो बनाई है 4 श्रम संहिताएँ और उनको लागू करने का जो प्रयास कर रही हैं, उसके खिलाफ हमारी हड़ताल है। इसके अलावा दवाई उद्योग से चूँकि हम लोग जुड़े हैं, तो दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है, उनको कम करने के लिए, दवाइयों के ऊपर GST मुक्त करने के लिए, कालाबाजारी दवाइयों को रोकने के लिए और नकली दवाइयों की रोकथाम इत्यादि मुद्दे भी इसमें शामिल है हमारे मांगों में। कितने दिन की रहेगी हड़ताल? 2 दिन की हड़ताल है, आज और कल की। कल की क्या तैयारी है आपकी? कल आज तो ये एक सबके साथ में जॉइंट प्रोग्राम है। कल हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली दवा बाजार के अंदर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करें। दुकानें बंदी करवाई जाएंगी क्या? नहीं, दवाइयों की दुकान, जो केमिस्ट की दुकान है, उनके बंद नहीं कराई जाएगी। सब आवश्यक उसके अंदर शामिल है। और वो स्टॉकिस्ट की दुकानें हैं, वो हमारा समर्थन तो कर रहे हैं हड़ताल में, लेकिन हमारे साथ में नहीं है, वो हड़ताल में नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के भी खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नाम और अपना बताइए। मैं शैलेंद्र शर्मा हूँ, महासचिव हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का। व्यापम के बाहर प्रदर्शन, MP TET परीक्षा को रद्द करने की मांग। राजधानी भोपाल में व्यापम के बाहर प्रदर्शन, आरक्षण भर्ती परीक्षा की जांच कराने की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में व्यापम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भर के MP TET और आरक्षण भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवार जमा हुए हैं। उम्मीदवारों ने MP TET परीक्षा को रद्द करने और आरक्षण भर्ती परीक्षा की जाँच कराने की मांग की है। जी, मैं दिनेश ठाकुर, मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ पर। आज शिक्षकों के साथ बहुत सारे छात्र छात्राएं आए हैं और वो इस मुद्दे को उठाने आए हैं जो PB में लगातार गड़बड़ियां चल रही हैं। सर, आज से नहीं, पिछले 3 सालों में 3 परीक्षा निरस्त हो चुकी हैं। उसमें एग्रीकल्चर की है, वर्ग ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 की है, नर्सिंग की है और अब शिक्षक भर्ती भी बंद होने की, मतलब उसको निरस्त होने की कगार पर है। MP पुलिस का जो रिजल्ट है, शाम को बच्चा क्वालिफाइड है, सुबह डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। तो इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए हम PB को ये चेताने आए थे कि इन सब की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए, नॉर्मल बंद करो। एक दिन में एक पेपर होना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में, ऑफलाइन पेपर होना चाहिए। ऑनलाइन पेपर में बच्चा पेपर दे नहीं पाता है, वो भरता है इंग्लिश, आती है संस्कृत, और वहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। सेंटर पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कोई भी PB का जो वहाँ पे वो होता है पर्यवेक्षक, वो बना कर देता, बोलते हैं PB गड़बड़ी है, तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा सर? ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिनके पेपर इस बार नहीं हुए हैं। तो हम चाहते हैं शिक्षक भर्ती फिर से कराई जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से उसकी पेपर, मतलब बच्चा जो क्वालिफाइड हो जाए। जी, शासन स्तर पर हमने 2-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं ऑलरेडी। हमारे कलेक्टर जिला लेवल पे दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब 3 दिन पहले जांच चल रही है, एक ही बार बोलते हैं। तो हमने लगा कि सर यहाँ पर इनके कानों में भी आवाज पहुंचाई जाए कि जांच क्या चल रही है, कब तक चलेगी। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है हमने। अगर 7 दिन में ये लोग नहीं मानते हैं, हमारी मांग नहीं पूरी करते हैं, तो भोपाल में पूरे ऑल ओवर MP से लाखों भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। देखो, मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अभी जब हम अंदर गए तो हमको वहाँ से एक कागज़ पकड़ा दिया गया है। उन्होंने इसमें ये रूल बता दिया है कि PSQ की तरफ से उन्होंने एक रूल बना दिया है कि आप अगर जर्नल की तरफ से फाइट करते हैं, यानी हम 37 साल उम्र, 38 साल उम्र होने के बाद, 17 साल सर्विस करने के बाद प्रशासन ये चाहती है या PSQ ये चाहता है या डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हम जर्नल लड़कों के साथ जो कंटिन्यू पढ़ाई में रहते हुए 21 साल, 22 साल, 23 साल से कोचिंग कर रहे हैं, और प्रशासन ये चाहती है कि हम उनके बराबर में नंबर लेके आए, मार्क्स लेके आए, यानी 71, 75 या 80 प्लस नंबर लेके आए। और वो तब जाके सेकंड फेज में हमको सिर्फ रनिंग के अंदर हमको वो हमारा आरक्षण के तौर पे, यानी वो टाइम ज़्यादा देंगे। तो ये कहीं से कहीं तक ऐसा तो नहीं लगता है कि हम 17 साल देश सेवा भी कर लें और आने के बाद एक सिविल लड़के के थ्रू या एक स्टूडेंट के बराबर हम मार्क्स भी लेके आ जाए। इससे पहले आज तक 2017 भर्ती तक आज तक जितने भी फौजी भर्ती हुए वो 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, इवन यहाँ तक कि 40 नंबर पे भर्ती हुए। अब इनका ये नियम इससे लागू किया गया है, तो ये लगता है कि ये SI में भी, पटवारी में भी, चाहे
राज्य सरकार की कोई भी एग्जाम हो, ये हमको जर्नल फाइट करवाना चाहते हैं। और सरकार से और जनता से मैं यही चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है और गलत को गलत बोला जाए। और प्रशासन तो हम जो पहले आरक्षण था, हमारी यही मांग है, हमें कोई किसी से भीख नहीं चाहिए। जो पहले चलता आया है उसी नियम के तहत आज जो बंदा 17 साल बॉर्डर पे, 18 साल 20 साल नौकरी करता है, वो सोचता है कि घर जाने के बाद 1 साल के बाद थोड़ा पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसको एक आर्मी के तौर पे रख लिया जाता है। आज हमको और मेरी जितनी एज है, मेरे साथ बरोबर किसी भी पुलिस वाले को खड़ा कर दो, अगर वो किसी चीज़ में आगे आ जाए तो। आज इतने सारे फौजी आदमी हैं, आप किसी को भी देख लो, हॉरिजॉन्टल नियम के अनुसार आज हमको, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे किसी भी फौजी भाई को इन पुलिस वालों के साथ खड़ा कर लिया जाए तो हम उनसे कहीं ना कहीं आगे मिलेंगे। पर आज की तारीख में इन्होंने एक ये नियम अपने मर्जी से आज इन्होंने नियम 2020 में लागू कर दिया है कि वो 2000 हॉरिजॉन्टल के थ्रू जो भी इनका काम, ये गलत है। कुल मिला संशोधन किया जाए। पीएचक्यू हो, राज्य सरकार हो, गृह मंत्री हो, जो भी इसके अंडर आते, जिसके अंडर ये पीएचक्यू आता है, हमसे उनसे निवेदन है और सरकार से और जनता से निवेदन है कि इस चीज़ को गलत कहा जाए और सही के लिए लड़ा जाए और हमको जो हमारा आरक्षण था वो वापस दिया जाए। कितनी संख्या होगी आप लोगों की? हमारे यहाँ से 50 संख्या है। ये अभी सिर्फ एग्जाम्पल का तौर है कि हम 50 आए। अगर इसमें संशोधन किए बिना अगर फिजिकल की डेट निकलती है तो यहाँ पर 52 जिले के सारे फौजी यहाँ पे आके खड़े होंगे और प्रशासन उसका जवाबदार खुद होगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री व विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि 1990 के अंदर देश में भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे, जो 50 परिवारों को मध्य प्रदेश लेकर आए थे। लेकिन आज उन परिवारों की स्थिति क्या है? क्या उनके परिवारों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है? उनकी आज स्थिति क्या है? सरकार बताए। इतने वर्षों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया? गृह मंत्री ने बयान दिया कि जो पंडित कश्मीर जाना चाहते हैं, प्रदेश सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कश्मीरी पंडितों से निवेदन करूंगा, यदि वो वापस जाना चाहे तो हम उनकी व्यवस्था करवाएंगे। 90 कि जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, पलायन सब, ये बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और 6-8 साल से मोदी जी की सरकार है। बहुत समय मिला जिसमें कश्मीरी पंडितों को वापस इनका व्यवस्थापन कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ आज तक कुछ हुआ नहीं इसमें। और पलायन भी इनकी सरकारों में हुआ। और पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे 90 में, तब ये 55 परिवारों को लाए थे कि उनको हम यहाँ जगह देंगे। वो यहाँ आज सेटल्ड हैं। पहले तो बताएं कि उन 55 परिवारों की क्या स्थिति की, क्या है उनकी आज की स्थिति। और लोग अगर यहाँ सेटल हो गए, इतने सालों में क्या दिया उनको? क्या उनके बच्चों को एजुकेशन फ्री किया? उनकी नौकरियों के लिए कोई व्यवस्था की? और मेरे हिसाब से कुछ किया नहीं। लेकिन वो अपने आप यहाँ सेटल हो गए, तो मैं नहीं समझता कि उनको इस समय वहाँ इन स्थितियों में, जहाँ साल भर पहले भी अभी हमने देखा था कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ मोदी सरकार के समय, तो वो करना चाहिए। और गृह मंत्री जी यहाँ की कानून व्यवस्था देखें, यहाँ के देखें, यहाँ से ले जाके वहाँ कहाँ बसा देंगे वो? अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो तो वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये क्या कर लेंगे यहाँ? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश में कमलनाथ के निर्देश पर 1,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उसकी आज समीक्षा बैठक कांग्रेस कार्यालय में रखी गई, जिसमें किसान कांग्रेस के द्वारा गरीब मजदूर किसान को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस से जोड़ा गया, सदस्यता अभियान में सम्मिलित किया गया। सदस्यता अभियान फॉर्म आज जमा किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी की किसान कांग्रेस द्वारा ली गई थी। कमलनाथ के निर्देशन में सदस्यता अभियान का प्रदेश में 1,50,000 का लक्ष्य रखा गया है। टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू करना है कि फोन पे आपको पशुओं का और ग्रामीणों को इलाज मिलेगा फसल का, तो क्या लगता है आपको? देखिए, दुर्भाग्य देखिए मुख्यमंत्री का, क्योंकि किसान के पुत्र जरूर हैं पर 40 साल से किसान पुत्र नहीं बचे। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे अति पिछड़े एरिया जहाँ मोबाइल नहीं है, जहाँ किसानों के पास में संसाधन नहीं है, कई हैं, तो वो किस तरीके से इसका लाभ लेंगे योजनाओं का? ये सिर्फ दिखावे के लिए और गुमराह करने के लिए काम है।
और मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, मैं 7 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बनती हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कैसे लाभ पहुँचाएँ। सारी योजना उनके लिए बनती हैं, उनका लाभ उनको मिलता है। बीज खाद की जो सोसाइटियाँ दी गई तो उनको दी गई, तुलाई केंद्र दिए गए तो उनको दिए गए, राशन पानी की दुकानें दी गई तो उनको दिए गए। आज पूरे प्रदेश में वो लूटने ठगने का काम ये सोसाइटी और तुलाई केंद्रों पे हो रहा है, शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोग कई जगह पकड़ते हैं तुलाई केंद्रों पे जाकर कि चोरी हो रही है, 8-8 दिन से किसान भूखा प्यासा है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जिला प्रशासन इतना डरा और सहमा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है कि वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, अगर किसान हितैषी हैं तो गांव-गांव जाकर, आपके पास पंचायत सचिव है, आपके पास पटवारी है, सारे लोगों को आप प्रशिक्षण दिलवाएं और जो कृषि योजना की लाभ मिलते हैं उनके लिए उनको लाभ दिया जाए। किसान कल्याण योजना की बात करते हैं, हमारे यहाँ कई किसान भाई बिजली की करंट से खेती के समय ख़त्म हो गए, पर 1 रुपया उनको नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक है। पिछले 24 घंटों में 20,000 टेस्ट हुए हैं, 26 नए मामले आए हैं। रिकवरी रेट 99% है। चिंतन शिविर पर कहा रिकॉर्ड बनाया गया है। 24 घंटे बैठक में विभिन्न योजनाओं के विषयों पर समीक्षा की गई है। योजनाओं से जनता को किस तरह से लाभ दे सकते हैं, बातचीत हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd फेज लाएंगे, इसकी राशि भी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में नगरीय क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक शुरू करेंगे। युवाओं से रोजगार के लिए रोड मैप बनाया गया है। पीएम आवास योजना के तहत समय सीमा में आवास बन सके, ये सुनिश्चित किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत होगी। सीएम के नेतृत्व में सभी मंत्री काशी जाएंगे। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन पर जोर दिया गया है। समुचित व्यवस्था का मैप, रोड मैप हमने बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों के मकान बन गए उनको, और जो प्रधानमंत्री आवास प्लस की जो लिस्ट है उसके मकान व्यवस्थित रूप से बन सकें, समयबद्ध सीमा में बन सकें, इसका पूरा रोड मैप बनाया है। इस साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी मद में रखा गया है। तीर्थ दर्शन योजना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी फ्लैगशिप योजना थी जिसका अनुसरण देश के बाकी राज्यों ने भी किया, उसकी पुनः शुरुआत होगी। और उसमें यह भी निश्चित किया गया है कि जो तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन काशी विश्वनाथ जाएगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री भी जाएंगे। बेहतर हो रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग हमने 20,000 टेस्ट किए, उसमें 26 पॉजिटिव केस आए हैं। वैक्सीनेशन भी हमारा 12 साल से ऊपर के बच्चों का सुचारू रूप से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में केवल पॉजिटिविटी रेट 0.13% है, रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 99% हो गया है। ये एक सुखद बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 दिन हम सभी मंत्री परिषद के सदस्य पचमढ़ी में मंत्री परिषद के मंथन बैठक में रहे और ये रिकॉर्ड बनाया कि लगभग पहले दिन 12 घंटे लगातार और दूसरे दिन भी लगभग 12 घंटे हम लोग बैठक में बैठे। विभिन्न विषयों पर अलग अलग योजनाओं के बारे में जहां एक और हमने समीक्षा की, तो उसके साथ ही उन योजनाओं का विस्तार, उनका कवरेज और उनको नए कलेवर में किस ढंग से हम जनता के बीच ले जाकर जनता को और लाभ दे सकते हैं, इस विषय में हमने बातचीत की। और उसी मंथन से निकल के आया कि अब मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd फेज हम लेके आएंगे और उसकी के माध्यम से बच्चियों को हम आगे भी लाभ मिल सके, इसको शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की
कि अब वो राशि बढ़कर 55,000 रुपये हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सुनिश्चित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में हम मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का स्थापना करेंगे। अब देखिए ना, आप बिना तथ्य के करेंगे तो संविधान प्रदत्त हर व्यक्ति के पास अधिकार है। यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हो, केवल अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए सुबह उठे, बिना किसी तथ्य के इल्ज़ाम लगाया और अगले दिन सुबह उठ के अपनी फोटो देखकर प्रसन्न हो गए, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है। पर यह बात भी सही है, यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो तो किसी व्यक्ति को संविधान प्रदत्त ये अधिकार भी मिला है कि उसके खिलाफ यदि झूठा प्रकरण, झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए, झूठा आरोप लगाया जाए तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे। तो जो भी हुआ है वो संविधान प्रदत्त हुआ है, नियमानुसार हुआ है, इसमें घबराने की क्या बात है। यदि आप सही हैं तो कोर्ट में जाके उसका जवाब दीजिएगा। अब डर क्यों रहे हैं? अब कांग्रेस खड़ी क्यों रही है? दमदारी के साथ बोले ना कि हमने जो आरोप लगाया है वो सही है और कोर्ट में जाके उसकी लड़ाई लड़े। हनुमान ताल में तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधक बने निर्माणों को हटाने आज सुबह से प्रारंभ कर दिया गया है। कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी गई है। एसडीएम आधार ताल नमः शिवाय अरजिया और पुलिस के आला अफसरों की उपस्थिति में नगर निगम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये सभी वह अतिक्रमण थे जो यहाँ रहने वाले लोगों ने अपने आसपास अतिरिक्त तौर पर बना लिए थे। अतिक्रमण की वजह से हनुमान ताल की सुंदरता छुप रही थी। यहाँ पर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के धार्मिक स्थल भी अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे। एसडीएम अब पुलिस के आला अफसरों ने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की और आपसी सद्भावना के साथ दोनों ही निर्माणों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हनुमान ताल तालाब को उसके वास्तविक रूप में लाने के लिए और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को मजबूरी होती है, प्रांत के अधिकारियों को मजबूरी यहाँ आना पड़ता है। आप छोटी-छोटी चीजें आप जो कह रहे हैं वो ठीक है ना? आप लोग किसने बोला? आप लोग बोलते किसने बोला भाई? किसने अगर एक बोला तो बताइए मुझे। हटाने के पक्ष में नहीं है। हमारा विधि पूर्वक हम हनुमान जी को बुलाएंगे, 11 ब्राह्मण आएंगे, मंत्रोच्चार होगा, हनुमान जी की स्थापना करेंगे, उसके बाद जेसीबी चलेगी यहाँ पे। उसके पहले अगर जेसीबी चलेगी हमारे धर्म को बर्दाश्त, और ऐसा नहीं करेंगे बर्दाश्त, ये बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। हम तो सांसद जी को भी घेरेंगे, बंगला उनका जाके संगे करें। दो आप मशीन कहाँ लगाई? कहाँ नहीं लगा रहे, हम इसमें लगा रहे हैं। जिसकी बात हुई थी वो तो फिनिश है। आप जो मजबूर कैसे है वो तो अभी कहाँ हट गई, बीच में वो रखे। लेकिन आप आज हनुमान ताल थाना क्षेत्र में माननीय कलेक्टर महोदय के एवं एसपी महोदय के निर्देशों में यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई मूलतः हनुमान ताल को पुराने स्वरूप में लाने, उसका सौंदर्यीकरण स्थापित करने के लिए की जा रही है। कई सारे लोगों ने हनुमान ताल के निकट के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रखा है और अपनी हद से ज़्यादा तक मकान आदि बनाए हैं, उनको आज हटाया जा रहा है। यहाँ मालपानी के मकान के सामने का जो एक्स्ट्रा भाग था वो भी हटाया और भी 1-2 मकानों का हटाया गया है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से संबंधित एक स्थल थे, एक मजार थी जो बीच सड़क पर थी और एक मंदिर भी है। और दोनों समुदायों से बातचीत करने के उपरांत सामुदायिक रूप सौहार्द बनाए रखते हुए मौके से आज पूर्ण रूप से उस मंदिर और मस्जिद को भी अलग किया जा रहा है। थैंक यू। ये आज हनुमान ताल थाना अंतर्गत जो हनुमान ताल तालाब है उसके आसपास जो अतिक्रमण किया गया है, पिछले 1 महीने से माननीय कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब के मार्गदर्शन में पूरी अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है। उसी के तहत आज ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है तालाब के चारों तरफ। इसमें एक जो छोटा सा मंदिर बना हुआ था और जो एक मजार बनी हुई थी, जिनको पूर्व में सबको सूचित किया जा चुका था और 1 महीने से इनको बताया गया था कि आप स्वयं इसको हटा लें। आज विधि विधान के साथ में उनकी उसकी प्रतिमा ये संगठन को वहाँ से हटा रहे हैं और मजार वाले स्वयं अपने मौलवियों की उपस्थिति में हटा रहे हैं। तो उसके बाद हटाने के बाद उसका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। ये इसके तालाब के आसपास जो भी अतिक्रमण है, एक मालपानी जी हैं उनका है, अभी और आगे अतिक्रमण है, ये सब क्रमबद्ध रूप से हटाए जा रहे हैं।
भारत विकास अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष रसई बबलू से आज खास चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि भारत विकास अभियान ट्रस्ट के माध्यम से हम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने में कोशिश करेंगे। हम सरकार की मदद भी करेंगे। सरकार अगर हमसे मदद मांगेगी तो हम हर क्षेत्र में कार्य करने को तैयार हैं, ऐसा अध्यक्ष रसई खान बबलू ने बताया। उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया कि मुझे इस पद के काबिल समझा और मैं अपने इस पद पर रहते हुए समाज के बेहतर कार्य करूंगा, जिससे देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन हो और हमारे भारत विकास अभियान ट्रस्ट का भी नाम ऊंचाइयों पर रहे। रईस खान बबलू। सर, जैसा कि देखा गया भारत विकास अभियान ट्रस्ट का आपको चेयरमैन मध्य प्रदेश का बनाया गया है, सर क्या योगदान रहा और आगे की क्या रूपरेखा आपने तैयार की है कार्य करने? ये जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें बहुत फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये ट्रस्ट बनाई गई है और हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो भी सरकार की ओर से योजनाएं चल रही हैं तो हमारा काम होगा कि उसकी निगरानी करें और सही हाथों तक उन योजनाओं को हम पहुँचाएँ। सर, लगातार आप समाज सेवा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और कई संस्थाओं से जुड़ के काम कर रहे हैं जिससे समाज सेवा मिल पाए। सर, अभी आपने बताया कि जो आपराधिक काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, सर किस प्रकार के आपराधिक काम हो रहे हैं? आपराधिक में जैसे जुआ सट्टा आम हो गया है और दूसरी ओर हम ये देखें कि वेश्यावृत्ति खुलेआम हो रही है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार रोकने में नाकाम हुई है। किस तरह से योगदान रहेगा आपका? हमारा ये रहेगा कि सरकार की मंशा है अगर कि हम अपराधों को रोकें तो हमारी टीम सरकार का सहयोग करेगी और मध्य प्रदेश में अपराधों को रोकने के लिए कार्य करेगी। सर, आपको अध्यक्ष बनाया गया, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप? हम तो उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जो हम पर विश्वास करते हैं, हमारी टीम पर विश्वास करते हैं और हम अपने काम से उनका आभार व्यक्त करेंगे कि हम उनको काम करके दिखाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या समझाइश देंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपका चैनल जो है जन जन की आवाज़ उठाता है और बड़ा अच्छा चैनल है और भविष्य में ये अच्छे मुद्दों को लाएगा और उसका निराकरण कराएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।